अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के सब्जेक्ट में, जिसको MA1 भी कहते हैं, आज हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस पे बात करनी है। ये आपके सिलेबस का लर्निंग आउटकम है, ए पोर्शन का 1C। यानी हमने अपने सिलेबस का ए पार्ट का पहले टॉपिक का लर्निंग आउटकम सी करना है, जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस पे बात करेंगे। अगर हम लर्निंग आउटकम देखें, प्रीवियसली हमने लर्निंग आउटकम ए कवर कर लिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के मेन फंक्शंस क्या हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लर्निंग आउटकम सी करेंगे, जिसमें बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शंस पे बात होगी। बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शंस क्या हैं और किस बंदे की क्या जिम्मेदारी है इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। जी जनाब, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज है। जी, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज है। ये बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की मदद से हम किसी भी बिजनेस की रिपोर्ट्स बना सकते हैं या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं जिस इंफॉर्मेशन को उस बिजनेस के यूजर्स अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम किसी भी बिजनेस में क्या खोया क्या पाया, बिजनेस के माली हालात क्या हैं, पूरे एक महीने में या एक साल में बिजनेस ने कितनी इनकम कमाई, कितने एक्सपेंस अदा किए, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस आया, तो हम किसी भी बिजनेस की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट्स मीनिंगफुल होती हैं। उन रिपोर्ट्स को कोई ना कोई यूजर इस्तेमाल करता है। दो तरह के यूजर होते हैं किसी भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। एक इदारे से बाहर होते हैं, बैंक्स, टैक्स अथॉरिटीज, ऑनर्स, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। और अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स हैं उनको इदारे के इंटरनल यूजर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। तो अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए आप ऐसी रिपोर्ट्स या इंफॉर्मेशन बेटा प्रिपेयर करेंगे जो रिपोर्ट्स या इंफॉर्मेशन यूजर इस्तेमाल करेंगे अपने किसी खास मकसद के लिए। और ये जो भी इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, इसको बनाने की जो बेस होती है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल करके ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की रिपोर्ट्स बनाने का काम है। ऐसी रिपोर्ट्स जिससे बिजनेस की हेल्थ का पता चलेगा, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है, और वो रिपोर्ट्स कोई ना कोई यूजर इस्तेमाल करते हैं, या वो यूजर इदारे के अंदर होते हैं या वो यूजर इदारे के बाहर होते हैं। जो एक्सटर्नल यूजर के लिए अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की दो ब्रांचेज हैं। एक्सटर्नल यूजर के लिए जो अकाउंटिंग होगी उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जो इदारे की मैनेजमेंट के लिए की जाती है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे FA1 में और FA2 में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं। FA1, FA2, FFA, ये जो सब्जेक्ट है आपके फाउंडेशन के, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये पब्लिश अकाउंटिंग है, ये इदारे से बाहर वाले लोगों के लिए है। किसी बैंक से कर्जा लेना है तो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स मांगेगा। गवर्नमेंट ने आपकी आमदन पे टैक्स लगाना है,
तो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स देख के उसके मुताबिक देखेंगे कि ये टैक्स सही दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग की जाएगी, जो सीक्रेट अकाउंटिंग है, जो सिर्फ इदारे के एम्प्लॉयज और मैनेजर यूज करेंगे, वो हमारी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसमें आपकी MA1 भी आ जाएगी, MA2 भी आ जाएगी और FMA भी आ जाएगी। तो अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की लैंग्वेज है जिसके जरिए बिजनेस की रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और उन रिपोर्ट्स को कोई ना कोई यूज करेगा। आगे चलें। और अकाउंटिंग की दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उम्मीद है आपको पता लग गया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग करने के लिए आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की जरूरत है। तो अगली बात क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। तो अगला सवाल पैदा होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं बताएं जी, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं बेटा? जी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? लफ्ज ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? कोई भी लेन देन। डीलिंग मतलब कोई भी लेन देन जो बिजनेस में हो रहा है, अभी उसकी बात बाद में करते हैं। एनी डीलिंग, डीलिंग मतलब है लेन देन, कोई भी चीज ली है दी है। एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज, एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगी फिर? बिजनेस ट्रांजैक्शन में याद रखना, एक पार्टी तो बिजनेस होगा। आपने बिजनेस को एक पर्सन मानना है, ऑनर को और बिजनेस को अलहदा रखना है। मैं और आप जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस के अकाउंटेंट है, ठीक है? ये बात जहन में रखिएगा, वी आर द अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस। तो एक पार्टी बिजनेस होगी और दूसरी पार्टी कोई और हो सकती है, कोई भी अदर पार्टी होगी। वो अदर पार्टी कोई भी हो सकती है। मसलन वो अदर पार्टी आपके सप्लायर्स हो सकते हैं। सप्लायर्स उन लोगों को कहते हैं जिनसे आप कोई भी चीज खरीदें। वो अदर पार्टी आपका कोई कस्टमर हो सकता है या कस्टमर्स। वो यानी बिजनेस की और बिजनेस के सप्लायर के दरमियान कोई भी लेन देन होता है। मसलन हम बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, तो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो जिस दुकानदार से फर्नीचर खरीदेंगे या शोरूम से फर्नीचर खरीदेंगे तो वो आपके बिजनेस का सप्लायर है। आपने फर्नीचर खरीद लेना है और उसको पैसे दे देने हैं। तो इसका मतलब है फर्नीचर आपने लिया, पैसे दिए, ये लेन देन बिजनेस में ट्रांजैक्शन है। इसी तरह आप अपने कस्टमर को, ग्राहक को कोई भी चीज बेचते हैं तो आपने प्रोडक्ट उसको बेच देनी और उससे पैसे ले लेने हैं। तो इसका मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक पार्टी बिजनेस होगी, दूसरी पार्टी कोई और हो सकता है, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? इवन चाहे वो आपके वापडा यूटिलिटी कंपनीज हैं, चाहे वो टेलीफोन वाला कोई इदारा है, चाहे वो पानी प्रोवाइड करने वाला, गैस देने वाला, यूटिलिटीज देने वाले इदारे, चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है। गर्ज ये कि बिजनेस के अलावा कोई भी अदर पार्टी जिसके साथ बिजनेस का कोई भी लेन देन है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? बताइए प्लीज। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस की ट्रांजैक्शन की कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो याद रखना, चाहे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन तीन से बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बिजनेस की। किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है परचेज की ट्रांजैक्शन। तो बेटा किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, तीन कैटेगरीज हैं। पहली को बोलते हैं परचेज की ट्रांजैक्शन या परचेजेस, दूसरी है सेल्स, और तीसरा एम्प्लॉइज को पे करने की, उसको बोलते हैं पेरोल की ट्रांजैक्शंस। पेरोल ट्रांजैक्शंस। जो आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं ये कस्टमर के साथ होती है। जो आपकी पेरोल की ट्रांजैक्शन है ये एम्प्लॉइज के साथ होती हैं।
और ये जो परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस के जितने भी सप्लायर्स हैं ये उनके साथ होती हैं। यानी अगर मैं यहां पे एक छोटी सी डायग्राम बनाऊं, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस के सप्लायर होते हैं, सप्लायर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो परचेज ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस ने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचनी है, जो कस्टमर के साथ होंगी वो कहलाती हैं सेल्स की ट्रांजैक्शंस। और बिजनेस की जो अपने एम्प्लॉइज के साथ ट्रांजैक्शंस हैं उसको बोलते हैं पेरोल ट्रांजैक्शंस। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। सप्लायर के साथ परचेज की हैं, कस्टमर्स के साथ सेल्स की हैं और एम्प्लॉइज के साथ पेरोल की ट्रांजैक्शंस हैं। जी जनाब। तो सबसे पहले जो सप्लायर के साथ परचेज की ट्रांजैक्शन होती हैं उस पे बात करते हैं। हाँ जी, जो परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा, अगर आप परचेज की ट्रांजैक्शंस पर आए, हाँ जी बेटा, परचेज की ट्रांजैक्शंस जो हैं जो सप्लायर के साथ होती हैं, परचेज ट्रांजैक्शन, सबसे पहली उसमें परचेज क्या होती है, इसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? जो आपकी परचेज की ट्रांजैक्शन है उसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है जो बनी बनाई चीज लेता है तो वो प्रोडक्ट्स परचेज करता है फॉर रीसेल। ठीक है जी। कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस, मसलन एक मेडिकल स्टोर है, वो मेडिसिन्स खरीदता है बेचने के लिए। तो जब भी वो मेडिसिन्स खरीदेगा, बेचने के लिए खरीदेगा, कोई भी जनरल स्टोर है वो आपके दूध के डब्बे, अंडे, डबल रोटी, दालें, चावल, ये सारी चीजें परचेज करेगा रीसेल करने के लिए। जो भी ट्रेडिंग बिजनेस, जो भी बिजनेस में बेचने की नीयत से चीज खरीदी जाएगी, इसको बोला जाएगा इन्वेंट्री, इसको बोला जाएगा इन्वेंट्री। ठीक है। तो बिजनेस में जब आप चीजें परचेज करेंगे और बेचने के लिए परचेज करेंगे उसको बोला जाएगा इन्वेंट्री, या इसका पूरा नाम होता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सादा जबान में इसको गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कह देते हैं इसको। कोई भी बिजनेस में प्रोडक्ट आप बेचने के लिए लेंगे, बनाने के लिए नहीं, बनी बनाई प्रोडक्ट बेचने के लिए लेंगे तो आपने उसको बाद में बेचना है। बेचने से पहले पहले तक जब भी आप उसको परचेज करेंगे तो उसको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहेंगे। बाज दफा कुछ बिजनेसेस जो हैं वो बनाने के लिए परचेज करते हैं, परचेजेस फॉर यूज इन प्रोडक्शन। अगर आप कुछ बनाने के लिए परचेज कर रहे हैं, जैसे मैं ट्राउजर बनाता हूं फैक्ट्री में, तो ट्राउजर को बनाने के लिए अगर आप कपड़ा खरीद रहे हैं, धागा खरीद रहे हैं, बटन खरीद रहे हैं, कोई भी चीज जो आप ये परचेज करते हैं जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होती है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। यानी अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस जो बनी बनाई चीज लेता है, तो आप बेचने की नीयत से चीज खरीदेंगे। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप बनाने की नीयत से खरीदेंगे। बनाने की नीयत से जो भी चीज खरीदेंगे उसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। बेचने की नीयत से खरीदोगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, बनाने की नीयत से खरीदोगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। बिजनेस में बेचने के लिए कोई चीज खरीदी जाएगी तो उसको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहेंगे और वो ट्रेडिंग बिजनेस खरीदता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है वो बनाने के लिए खरीदता है, और कोई भी चीज बनाने के लिए खरीदी जाए तो जो भी चीज खरीदी जाएगी जिसको प्रोडक्ट बनाने में आपने यूज करना है उसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट होता है, बाज दफा आप कुछ चीजें परचेज करते हैं फॉर यूज इन बिजनेस। हम बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने बिजनेस में यूज करने के लिए फर्नीचर खरीद लिया, हमने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई गाड़ी खरीद ली, हमने बिजनेस में यूज करने के लिए, फैक्ट्री में यूज करने के लिए कोई प्लांट खरीद लिया। जब भी कोई चीज बिजनेस में यूज के लिए खरीदी जाएगी और उसका फायदा लॉन्ग टर्म है, उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट या परचेज ऑफ एसेट।
याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बिजनेस में यूज के लिए परचेज करेंगे और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल से ज्यादा का फायदा होगा, ऐसी परचेज को कहा जाएगा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। क्या बोला जाएगा उसको? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। याद रखना, इसका फायदा 1 साल से ज्यादा का होगा। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने कारोबार के लिए जमीन खरीदी, आपने कारोबार के लिए बिल्डिंग खरीदी, शॉप खरीदी, ऑफिस खरीदा, या इवन ऑफिस बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, वो भी आपका बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए नहीं दुकान खरीदते आप, या फैक्ट्री, बिजनेस, बिल्डिंग। इसी तरह आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर एक दिन यूज नहीं होता, 1 से ज्यादा दिन चलता है, 1 साल से ज्यादा। बिजनेस के लिए आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बिजनेस में यूज करने के लिए आपने कंप्यूटर वगैरह खरीदा, जिसको ऑफिस इक्विपमेंट्स कहते हैं। वो तमाम चीजें जिनका फायदा बिजनेस को होगा, फ्यूचर बेनिफिट होगा, और वो चीजें बिजनेस की मलकियत में भी होती हैं, उनको एसेट्स बोलते हैं। और अगर एसेट का फायदा 1 साल से ज्यादा का हो तो उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। बिजनेस में वो तमाम चीजें जो आप बेचने के लिए लेंगे वो नहीं है नॉन करंट एसेट। जो यूज के लिए लेंगे और उनका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए लेंगे, लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस के लिए, उसको कहा जाएगा नॉन करंट एसेट। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, गाड़ियां वगैरह भी हो सकती हैं, बाइक्स वगैरह जिसको व्हीकल्स कहते हैं, ट्रक भी हो सकता है, कार्स भी हो सकती हैं। चले, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। बिजनेस ने प्रोडक्ट खरीदी, मिसाल के तौर पर मेरा एक मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर अगर रेफ्रिजरेटर खरीदता है ताकि उसमें दवाइयां रख सके ठंडा रखने के लिए, तो वो बताएं क्या होगा? रेफ्रिजरेटर अगर आपके मेडिकल स्टोर के लिए खरीदा गया है, क्या वो परचेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर रीसेल में आएगा? क्या वो परचेज फॉर यूज इन प्रोडक्शन आएगा? या वो रेफ्रिजरेटर परचेज फॉर यूज इन बिजनेस, वो नॉन करंट एसेट आएगा? डेफिनेटली वो रेफ्रिजरेटर, क्योंकि आपने बेचने की नीयत से नहीं लिया, तो वो आपका नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर मेरी इंस्टॉलमेंट की दुकान है, किस्तों की दुकान है, मैं दुकान पे चीजें, घर की चीजें रख के बेचता हूं, तो अब मैंने अगर कोई रेफ्रिजरेटर परचेज किया है तो वो मैंने दुकान पे इस्तेमाल के लिए नहीं किया, मैंने उसको किस्तों पे बेचना है या नकद बेचना है, मैंने बेचने के लिए फ्रिज लिया है। अब जो मैं बेचने के लिए फ्रिज लूंगा, दैट इज प्रोडक्ट फॉर रीसेल, ये मेरी इन्वेंट्री आएगी। अब इसको मैं नॉन करंट एसेट नहीं कहूंगा। चीज तो एक ही है, एक दफा फ्रिज मैंने खरीदा बिजनेस में यूज के लिए, एक दफा मैंने मिसाल दी आपको, तो मैंने मेडिकल स्टोर नहीं है, किस्तों की दुकान है, तो वहां मैंने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा वो बेचने के लिए था। ऐसा रेफ्रिजरेटर जो बेचने के लिए लूंगा वो इन्वेंट्री कहलाएगा, जो यूज के लिए लूंगा वो नॉन करंट एसेट है। इसी तरह गाड़ी अगर बेचने के लिए ले रहा है, गाड़ियों का शोरूम, तो वो जो गाड़ियों का शोरूम गाड़ियां बेचने के लिए ले रहा है वो उसकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। और वो बिजनेस जो गाड़ी ले रहा है अपने कारोबार में यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, उसको एज अ नॉन करंट एसेट कहेंगे। तो मकसद के हिसाब से ये परचेजेस आ जाएंगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, बाज ऐसी परचेज होती है जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, बाकी कुछ अदर ऐसी परचेज आती है जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, पैसे दिए बेनिफिट खत्म, या बेनिफिट लेने के बाद आप पेमेंट करते हैं। वो जो अदर परचेजेस होती हैं उसको हम बोलते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था मैं ये बात कर रहा था कि बाज दफा बिजनेस की कुछ अदर परचेज होती हैं जिनका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, बल्कि आप उनका बेनिफिट माजी में ले चुके होते हैं। ऐसी जो परचेजेस होती हैं जिनका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होता, ऐसी परचेजेस को हम एक्सपेंस बोलते हैं। ऐसी परचेजेस जो विदाउट फ्यूचर बेनिफिट हैं, जिनकी पेमेंट आपने की है लेकिन सप्लायर से फ्यूचर में कुछ नहीं मिलना, ऐसी परचेजेस को हम एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने वापडा की बिजली इस्तेमाल की कर ली हुई है और आपको बिल आता है और आप वो पेमेंट कर देते हैं, तो वो परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है?
परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आपने टेलीफोन की सर्विसेज ली हैं और आप वो टेलीफोन की सर्विसेज को यूज करके पेमेंट कर देते हैं। अगर आपने अपनी बिल्डिंग खरीदी हुई है फिर तो वो नॉन करंट एसेट है। अगर आपने किराए पे बिल्डिंग ली हुई है तो आप वो बिल्डिंग यूज करेंगे और उसका किराया देते रहेंगे, तो वो आपने बिल्डिंग की सर्विसेज परचेज की हैं और उसकी साथ साथ पेमेंट करते रहेंगे। जैसे ही आप बिल्डिंग की पेमेंट मतलब सर्विस वो रेंट पे करना छोड़ेंगे तो वो आपको मालिक कहेगा भाईजान बिल्डिंग छोड़ दें। तो ऐसी कोई भी परचेज जिसके लिए आपको फ्यूचर बेनिफिट में कुछ ना मिले, बस आप पेमेंट करते रहें और ऑलरेडी आप बेनिफिट ले चुके हों, ऐसी पेमेंट्स को या ऐसी परचेज को हम एक्सपेंस कहते हैं। यानी एनी परचेज विदाउट फ्यूचर बेनिफिट इज नोन एज एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल रेंट एक्सपेंस की पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की पेमेंट है, बिजली परचेज कर रहे हैं। इसी तरह टेलीफोन चार्जेस की पेमेंट, आपने टेलीफोन की सर्विसेज परचेज की हैं, पेमेंट करते रहोगे सर्विसेज मिलती रहेंगी, टेलीफोन चार्जेस की पेमेंट है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। ले जी, परचेज की ट्रांजैक्शंस मुकम्मल होगी। लेकिन अभी यहाँ पे ये बात याद रखना, परचेजेस दो तरह की होती है आगे से। मतलब चाहे ये वाली परचेज है प्रोडक्ट की, चाहे यूज इन प्रोडक्शन, चाहे ये दो तरह की परचेज है। एक को बोलते हैं कैश परचेज और एक को बोलते हैं क्रेडिट परचेज। कैश की परचेजेज होगी या क्रेडिट पे होगी, ये वाली भी इसी तरह दो तरह की है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। ये भी इसी तरह है, कैश की परचेज नॉन करंट एसेट की या क्रेडिट की परचेज। अच्छा, क्या फर्क होता है कैश परचेज में और क्रेडिट की परचेज में? कैश परचेज में जब आप कोई भी प्रोडक्ट या इन्वेंट्री खरीदते हैं उसी दिन आप कैश पे कर देते हैं ऑन स्पॉट। इन्वेंट्री ली, फौरन कैश पे कर दिया, इसको बोलते हैं कैश परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब है उधार पे खरीद रहे हैं। हमने कोई भी चीज परचेज की और उसकी पेमेंट का प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपको 30 दिन बाद पैसे देंगे, 50 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। तो ऐसी कोई भी परचेज जिसमें बिजनेस बिजनेस अपने सप्लायर से फ्यूचर की पेमेंट का प्रॉमिस कर ले, ऐसी परचेज को क्रेडिट परचेज कहते हैं। और इस केस में आपने जिस पार्टी को, जिस सप्लायर को पैसे पे करने होते हैं उसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। तो क्रेडिट परचेज में जिस पार्टी को आपने पैसे पे करने का प्रॉमिस किया होता है उस पार्टी को, सप्लायर को क्रेडिटर्स भी कहते हैं या उसको अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल। क्या ये बात आपको पता है पहले? चलें, आइंदा अब याद रखना, जब भी आप किसी पार्टी से कुछ भी परचेज करेंगे, अगर आपने कोई भी चीज परचेज की, चाहे आपने प्रोडक्ट परचेज की फॉर रीसेल, चाहे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया फॉर यूज इन प्रोडक्शन, चाहे आपने कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज किया फॉर यूज इन बिजनेस, या कोई भी बेनिफिट के बगैर परचेज की एक्सपेंस की पेमेंट, तो बेटा अगर आपने परचेज करने वाले दिन ही ऑन स्पॉट उसी वक्त पैसे दे दिया, ऐसी परचेज को बोलते हैं, अच्छा पैसे दे दिए या चेक दे दिया, ऐसी परचेज को बोलते हैं कैश परचेज। उसमें आप जो भी आइटम परचेज करोगे बदले में फौरन बिजनेस से कैश पे कर दोगे। उसके मुतबादिल अगर हमने परचेज किया और हमने प्रॉमिस कर लिया कि हम इतने दिन बाद पेमेंट करेंगे, ऐसी परचेज को क्रेडिट परचेज कहते हैं। और जिस पार्टी को आपने प्रॉमिस किया है, जिस सप्लायर से आपने प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा, उस सप्लायर को पेबल कहते हैं, अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स। तो याद रखें, क्रेडिट परचेज पे जिस पार्टी से परचेज किया है और उसके साथ आपने कमिटमेंट किया है कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दे दूंगा, उस पार्टी को क्रेडिटर कहते हैं या अकाउंट्स पेबल। कैश वाली पार्टी उसी वक्त पैसे दे के काम खत्म। क्रेडिट परचेज में आप वादा कर लेते हैं और उस वादे के तहत आपने उधार के पैसे देने हैं। जिस पार्टी को बिजनेस ने पैसे देने हैं उस पार्टी को पेबल या क्रेडिटर कहते हैं। यहां तक बेटा कोई सवाल हो? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो जनरल स्टोर भी कहलाता है, मेरे पास कोका कोला कंपनी की गाड़ी आती है और वो मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां से उनसे 15 क्रेट बोतलों के लिए 15 क्रेट्स, और मैंने बोतलें 15 क्रेट लेने के बाद उसी वक्त बिल जो भी उन्होंने दिया मुझे, मैंने उनको कैश पकड़ा दिया, जी बेटा मैंने 15 क्रेट बोतलों के लिए और उसी वक्त पैसे दे दिए, तो उस केस में इसका मतलब है मैंने कैश पे बॉटल्स परचेज की और वो बेचने के लिए लिया मैंने बॉटल्स, वो मेरी इन्वेंट्री है। अच्छा, अगर मेरे पास कोका कोला कंपनी की गाड़ी आई, मैंने उनसे 15 क्रेट बॉटल्स के लिए बिल लिया और उन्होंने कहा अच्छा एक हफ्ते बाद आप दोबारा जब बॉटल्स देने आएंगे तो पैसे ले जाइएगा, इसका मतलब है मैंने अब कोका कोला कंपनी को अपना पेएबल बनाना है, यानी कोका कोला कंपनी मेरी क्रेडिटर है, मैंने इसको पैसे देने हैं, मुझे अपनी अकाउंट्स की किताबों में उस पार्टी को पेएबल लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ऐसी पार्टी जिसको कोका कोला कंपनी जिसको मैंने पेमेंट करनी है, मैंने उनसे चीजें उधार पे खरीदी हैं, क्रेडिट पे खरीदी हैं, ठीक है, तो वो मेरी क्रेडिटर है। अब मैंने उनको टाइम दिया है 1 हफ्ते का, अगर मैं पेमेंट 1 हफ्ते बाद करूंगा ठीक है, मैंने इनको कैश पे करना है, या कैश मैं टाइम पे दूंगा या मैं कैश जल्दी भी दे सकता हूं या मैं उनको कैश लेट भी दे सकता हूं। अगर मैं किसी पार्टी को टाइम पे पैसे दे दूं तो कोई मसला नहीं, अगर मैं लेट कैश पे करता हूं तो हो सकता है कि वो पार्टी मुझे फाइन कर दे कि आपने लेट पैसे दिए हैं, या कुछ ना भी हो। लेकिन अगर मैं जल्दी पैसे दूंगा, अगर मैं वक्त से पहले पैसे दे दूं उस पार्टी को, तो वो पार्टी आपको कई दफा कुछ पैसे छोड़ देती है, उन पैसों को डिस्काउंट कहा जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने $5,000 की परचेस की थी, क्रेडिट पे की थी, हमने $5,000 1 हफ्ते बाद देने थे, हमने अर्ली पेमेंट कर दी, और हमने अर्ली जब पेमेंट की तो कोका कोला कंपनी 2 दिन बाद ही कहा कि पैसे ले जाओ, तो कोका कोला कंपनी का नुमाइंदा आया, उसने कहा ठीक है आप जल्दी पैसे दे रहे हैं तो आप हमें $4,800 पे कर दें, बाकी $200 हमें पे नहीं करना पड़ा, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट $200 का। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? बात जरा लंबी हो गई है, घूम गई है। स्टोरी क्या है, मैंने कोई भी चीज, बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस ने कोई भी चीज परचेस की, नकद पैसे दे दिए, काम खत्म। बिजनेस ने कोई भी चीज परचेस की, क्रेडिट पे परचेस की, तो अब एक लंबा चेन शुरू हो जाएगी। क्रेडिट पे परचेस करना एक ट्रांजेक्शन, फिर उसके पैसे देना दूसरी ट्रांजेक्शन, टाइम पे पैसे दे दें ठीक है, लेट पैसे दे दें तब भी ठीक है, जल्दी पैसे दे दें तो फिर आपको कई दफा वो पार्टी कुछ पैसे छोड़ देती है, आपका सप्लायर, वो पैसे जो आपको कम देने पड़ रहे हैं उसको डिस्काउंट कहते हैं, और ये डिस्काउंट हमारे इदारे के लिए बेनिफिट होता है, फायदा है। जहां आपने 5,000 देना था आपको 4800 देना पड़ रहा है, 200 रुपए छोड़ दिया उस पार्टी ने, जरूरी नहीं है, ये तो उस पार्टी की आप पे फेवर है। तो हमारे बिजनेस ने 5,000 देना था, 4800 देना पड़ा, 200 का डिस्काउंट है। लो जी, ये सारी स्टोरी परचेज की मैंने बता दी, ये खाली एक नहीं है, सारी परचेज के साथ यही है। वक्त से पहले जब भी आप किसी पार्टी को पैसे देंगे तो डिस्काउंट मिल सकता है, इसको बोलते हैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ये बातें शायद आपकी मिस ने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं की, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई बिजनेस परचेज करेगा, नकद परचेज पे उसी वक्त स्टोरी खत्म, एक ही ट्रांजेक्शन। उधार की परचेज करना, उसकी बाद में पेमेंट करना, लेट पेमेंट करना, टाइम पे करना, जल्दी करना, जल्दी करने पे डिस्काउंट है। चलो आगे चलें, परचेज की सारी स्टोरी मुकम्मल। अगली आ जाओ, सेल्स की ट्रांजेक्शंस, वो बड़ी सिंपल है। अच्छा सॉरी, एक बात का जवाब मुझे दे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, ये जो परचेज की ट्रांजेक्शंस आप जितनी भी करेंगे, परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा बताएं जी। परचेज की ट्रांजेक्शन हम जितनी भी करेंगे उसमें कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल,
क्या नाम है उस डिपार्टमेंट का जिसने ये सारा परचेज का काम करना है? आपके लिए चीजें परचेज करनी है, कोई भी चीज परचेज करनी है, कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा? कल बताया था जी। मैंने सवाल ये पूछा कि परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, खरीदारी का काम कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी? तो उसका जवाब है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट। और वहां जो बंदा होगा वो परचेज मैनेजर है या परचेजिंग स्टाफ है, वो जिम्मेदार होगा। उसकी इजाजत के बगैर कुछ भी परचेज नहीं हो सकता। तो भाई परचेज की सारी ट्रांजैक्शन के लिए परचेज डिपार्टमेंट या परचेजिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन पैसे देने का काम परचेज वालों का नहीं है। जब पैसा देने की बारी आएगी तो यहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। खरीदने तक, चीजें ढूंढने तक, लाने तक सब परचेज है। जब पैसों की बारी आएगी तब परचेज वाले नहीं पैसे देते, वो फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट करता है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी अकाउंट्स वाले करते हैं। आगे चले, अगली ट्रांजैक्शन है सेल्स की ट्रांजैक्शन। हाँ जी, क्या होती है सेल्स की ट्रांजैक्शन? हाँ जी, सेल्स की ट्रांजैक्शन क्या होती है? मैंने कहा था कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट दे या सर्विस दे और उससे रेवेन्यू जनरेट करना मकसद हो, आमदन कमाना मकसद हो, तो बिजनेस जब भी अपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस बेच देगा, प्रोवाइड करेगा, तो वो सेल्स की ट्रांजैक्शन कहलाएगी। एनी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर, एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज गिवन टू कस्टमर, फ्री नहीं देनी, पैसों की देनी है, ऐसी ट्रांजैक्शन सेल ट्रांजैक्शन कब कहलाएगी? जिसमें बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कस्टमर को दे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज स्टूडेंट को फीस लेके पढ़ाता है, तो बेटा वो जो कॉलेज है वो स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा है, तो वो उस कॉलेज की सेल है। तो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड कस्टमर जिसमें बिजनेस कस्टमर को प्रोडक्ट देगा, प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा, या प्रोडक्ट या सर्विस, इसको सेल की ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब सेल भी दो तरह की होती है, एक कैश सेल्स होती है और दूसरी क्रेडिट सेल होती है। कैश सेल में क्या होगा? बिजनेस ने कस्टमर को प्रोडक्ट दी या सर्विसेज दी और उसी वक्त पैसे वसूल कर लिए, ऐसी सेल को बोलते हैं कैश सेल्स। और अगर बिजनेस ने कस्टमर को चीजें बेची और कस्टमर ने वादा कर दिया कि मैं 15 दिन बाद आपको पैसे दे दूंगा, तो अगर आपको बिजनेस ने सेल करने के बाद कस्टमर से पैसे उसी वक्त नहीं मिले, बाद में मिलेंगे, प्रॉमिस हो गया, ऐसी सेल को कहेंगे क्रेडिट सेल। और उस क्रेडिट सेल में आपको पैसे फ्यूचर में मिलने होते हैं, आज नहीं मिलने। उस पार्टी को, उस कस्टमर को जिसको आपने उधार पे चीजें बेची हैं और आपको कस्टमर से फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, ऐसे कस्टमर को अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है, यानी वो बंदा जिससे पैसे वसूल करने हैं। ऐसे क्रेडिट कस्टमर जिससे आपने उधार की सेल के पैसे वसूल करने, उसको अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स कहते हैं। बी नहीं पढ़ना, डेप्टर्स नहीं पढ़ना, डेटर्स। तो उधार की परचेस के पैसे जिसको देने हैं वो पेएबल है, उधार की सेल के पैसे जिससे लेने हैं उसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। तो बिजनेस ने परचेस के पैसे देने होते हैं क्रेडिटर्स को या पेएबल को, उधार के पैसे मुस्तकबिल में लेने होते हैं। तो आप आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे कि इस बंदे से असलम, अकरम, नदीम, काशिफ। कई दफा आपने देखा होगा लोग छोटी छोटी दुकानों पे उधार पे जब चीजें बेचते हैं तो एक रजिस्टर में लिखी जाते हैं, वो जिस बंदे का भी नाम लिख रहे होते हैं उस बंदे को हमारी सब्जेक्ट की जबान में कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलें। कस्टमर वो बंदा है जिससे उधार के पैसे वसूल करने। अब इससे पैसे भी आपको कैश वसूल होगा, कैश कलेक्ट होना है, या कैश की कलेक्शन आपकी टाइम पे हो जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है, 15 दिन बाद पैसे मिल गए। लेट होगी, कस्टमर का कुछ नहीं कर सकते, ग्राहक हमेशा मजबूरी है, नहीं नहीं तो चला जाएगा। लेट भी हो सकती है कलेक्शन, इसको फाइन नहीं करते। हाँ,
और अगर जल्दी पैसे मिल जाएं तो यहां फिर आप कस्टमर को खुश करने के लिए आपने कस्टमर से फॉर एग्जांपल $10,000 की उधार पे सेल की थी, आपने कस्टमर से $10,000 लेना था, आपको कस्टमर से 15 दिन बाद पैसे मिलने थे, 15 दिनों में पैसे मिलने थे, लेकिन कस्टमर से सिर्फ 3 दिन बाद पैसे आ गए। वो कस्टमर आपको 3 दिन बाद पैसे देने आ गया, तो आप तो छलांगे लगाएंगे, आप कहेंगे यार वो पैसे जो 15 दिन में आने थे वो 3 दिन में आ गए हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको कस्टमर से 3 दिन बाद पैसे मिल गए तो आप कस्टमर को कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ देंगे, आप छोड़ेंगे, बिजनेस छोड़ेगा। ऐसा जो डिस्काउंट जो आप कस्टमर को जल्दी पैसे आने की वजह से छोड़ें, इसको अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। और ये डिस्काउंट आपने जो छोड़ा, ये डिस्काउंट आपका लॉस है, आपने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, इसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल आपको 9,500 रुपए मिले और आप अपने कस्टमर को 500 रुपए का डिस्काउंट छोड़ दें। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? जब भी किसी पार्टी के साथ पैसों की वसूली है या देन है, लेने हैं या देने हैं, अगर आपने सप्लायर को पैसे देने हैं और आप जल्दी दे देंगे तो वो डिस्काउंट छोड़ेगा। कस्टमर से पैसे आपने लेने, अगर आपको जल्दी पैसे आ जाएं तो आप छोड़ देंगे उसको पैसे। इसको कहते हैं डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट अलाउड, और ये आपका एक किस्म का नुकसान है, आपने खुद छोड़ा है पैसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। बिजनेस में तीसरी तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हाँ जी, बिजनेस में जो तीसरी तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं उसको कहते हैं पेरोल। बिजनेस में जो तीसरी तरह की ट्रांजेक्शन है वो है पेरोल ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, पेरोल ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी? हमारा बिजनेस एम्प्लॉय से सर्विसेज लेगा, एम्प्लॉय से काम करवाएगा, एम्प्लॉय से सर्विसेज लेगा, काम करवाएगा, और उनको बदले में पेमेंट्स देनी है, सैलरी और वेजेस, उसको कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज, और उसी को मुश्किल इंग्लिश में कहते हैं पेरोल। पेरोल मतलब वेजेस एंड सैलरीज। तो बिजनेस ने जब एम्प्लॉय से काम लेना है अपने बिजनेस में, तो एम्प्लॉयज को उसके बदले वेजेस एंड सैलरीज पे करनी है। तो वो जो एम्प्लॉयज को बोनस, रिवॉर्ड, कमीशन, जो भी नाम हो, चाहे कमीशन के नाम से दें, चाहे बेसिक सैलरी के नाम से दें, बोनस के नाम से दें, बिजनेस ने एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट जो करनी है, या बिजनेस ने एम्प्लॉय से कोई भी फायदा लेके उसको कुछ भी देना है, वो वेजेस एंड सैलरीज में आएगा। अब वेजेस एंड सैलरीज भी पे की, नॉर्मली ये उधार पे नहीं होती, काम कराया उसी महीने में पैसे दे दिए, काम कराया उसी महीने में पैसे दे दिए, कई दफा बल्कि एडवांस भी दे देते हैं। तो बिजनेस में एम्प्लॉयज को जो वेजेस एंड सैलरीज दी जाती हैं, या वो कैश के जरिए दी जाती हैं, या उनको चेक दिया जाता है, या आजकल ऑनलाइन लोगों से कहा जाता है अपना बैंक अकाउंट दे दें, हमारे बैंक से आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, उसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कहते हैं। पेरोल ट्रांजैक्शन उधार पे नहीं होती, नॉर्मली नकद ही होती हैं, कैश पे ही। आपने एम्प्लॉय से काम लेना है और उसको पैसे दे देने हैं महीने के एंड पे, बाज दफा हफ्ते के एंड पे भी देते हैं, बाज दफा डे एंड पे भी देते हैं। तीनों तरीके चलते हैं, डे एंड, वीक एंड और मंथ एंड। आपने एम्प्लॉय से काम लेना है और उसको पे करना है, जो पे करेंगे उसको कहेंगे पेरोल ट्रांजैक्शन या वेजेस, या कैश में दे देंगे, या चेक दे देंगे, या तीसरा ये है कि बैंक ट्रांसफर कर देंगे ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए, या बैंक को कह देंगे बैंक एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में पैसे डाल देगा। तो ये तीनों तरीके चलते हैं पेरोल ट्रांजैक्शंस के। अब आपसे अगर पूछा जाए पेरोल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, जो एम्प्लॉय की पेरोल वगैरह बनाएगा और सारा, तो आप मुझे कहेंगे कल हमने पढ़ा था एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की सारी पेरोल कैलकुलेट करेगा, और पेमेंट अकाउंट्स वालों ने करनी है, फाइनेंस वालों ने। अच्छा, सेल्स का सारा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, तो कल हमने पढ़ा था सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और कस्टमर को चीजें डिलीवर करने का काम भी सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए खास डिपार्टमेंट है। चले, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों तरह की ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। इनको बार बार आपने पढ़ना है और आपका इन तीनों से वास्ता बार बार पढ़ता रहेगा।
एज एन अकाउंटेंट हमारे सब्जेक्ट में ये ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ट्रांजैक्शंस का पता होना चाहिए। असल में आपको इन ट्रांजैक्शन से ज्यादा वास्ता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ना है। हर रोज कुछ परचेज हो रहा होगा तो आपने रिकॉर्ड करना है, हर रोज कुछ सेल हो रहा होगा आपने रिकॉर्ड करना है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। चले, आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।